एक टॉपिक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, जो कि बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कोई दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, या यूँ कह लीजिए कि जेनेटिक मेकअप होता है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें आपको कॉन्जुगेशन बता दिया मैंने। कॉन्जुगेशन क्या होती है लास्ट वीडियो में। ट्रांसडक्शन को देखिए, ट्रांसडक्शन क्या होती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है समझने के लिए, लेकिन इसको गौर से समझें तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ये है एक बैक्टीरिया जो कि होस्ट बैक्टीरिया है, और इसके ऊपर अटैक हुआ एक बैक्टीरियोफेज का। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये लाइसोलाइटिक लाइफ साइकिल इसने यहाँ पर ऑब्टेन की, और इस बैक्टीरिया का डीएनए हाइड्रोलाइज किया, इसका मैकेनिज़्म हैक किया, और बहुत सारे वायरस बनाकर बाहर निकल आया। उसमें से जो कुछ वायरसेस थे बैक्टीरियोफेज, उनके पास इस बैक्टीरिया का जो हाइड्रोलाइज हुआ हुआ डीएनए था, उसका कुछ पोर्शन आ गया। ठीक है, कुछ पोर्शन उस हाइड्रोलाइज हुए बैक्टीरिया का आगे। एंड मुमकिन है कि जब बहुत सारे, क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए भी उसी मीडियम में है और वायरस का डीएनए भी उसी मीडियम में, बहुत सारे वायरस के डीएनए हैं, बैक्टीरिया के डीएनए के पोर्शंस हुए हुए हैं, तो ये एन मुमकिन है कि दोनों डीएनए आपस में साथ हो जाएं, या जो वायरस का वायरल प्रोटीन है उसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए थोड़ा सा चला जाए। तो ये जो बैक्टीरिया का डीएनए जाता है, इससे वायरस की शेप पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वायरस अपनी शेप खुद नहीं बना रहा होता है। बैक्टीरिया का जो मैकेनिज्म है, जो बैक्टीरिया के ही राइबोसोम्स हैं, उन्हीं को यूज़ करके इसने ये प्रोटीन बनाया है। तो अब इस वायरस के अंदर कोई सा भी डीएनए मौजूद हो, इस वायरल प्रोटीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से बना हुआ है। अब इसके अंदर, इस वायरल प्रोटीन के अंदर एक बैक्टीरिया का भी डीएनए है, जो कि हाइड्रोलाइज हो चुका था, थोड़ा सा रह गया था, इसके अंदर घुस गया गलती से, और वायरस का भी डीएनए है। अब ये जो वायरस है, ये आगे जाता है दूसरे किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। अब जब ये किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए जाएगा, तो इसके अंदर वायरस का डीएनए तो जाएगा ही जाएगा, साथ में जो बैक्टीरिया का थोड़ा सा डीएनए है, थोड़ा सा पोर्शन है, ये थोड़ा सा पोर्शन भी इसके पास चला जाएगा। अब अगर इस सूरत में कि जब इसने दूसरे किसी होस्ट को इन्फेक्ट किया है, अगर ये लाइसोलाइटिक के बजाय लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को प्रेफर करता है, तो इसके क्रोमोसोम्स हैं, यानी जो होस्ट का क्रोमोसोम है या जेनेटिक मेकअप है, उसमें इस वायरस का भी जेनेटिक स्ट्रक्चर या डीएनए या जीनोम शामिल हो जाएगा। तो इस वायरस के जीनोम के साथ जो थोड़ा सा डीएनए लगा हुआ है पहले वाले बैक्टीरिया का, ये पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए भी थोड़ा सा वायरस के अंदर आया, और वायरस के थ्रू, क्योंकि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है इसमें, इस बैक्टीरिया के अंदर इन्वॉल्व हो गया। तो ये जो बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पर फ़र्क पड़ेगा, और बैक्टीरिया का फिनोटाइप चेंज होगा। अच्छा, जो जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे जहन में आया है कि बैक्टीरिया के अंदर ये कोई बात नहीं होती। जो जीनोटाइप होता है वही फिनोटाइप होता है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सप्रेस हुए होते हैं, वो जाहिर नहीं हो रहे होते, वो जीनोटाइप के अंदर आ रहे होते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सर्टेन कंडीशन में स्पोर बना रहे होते हैं, लेकिन हर वक्त स्पोर नहीं बनाया होता। स्पोर का डीएनए मौजूद होगा तभी स्पोर बनाएंगे ना। तो नॉर्मल कंडीशन में उनका स्पोर वाला डीएनए सप्रेस हुआ होता है। तो यूँ कह लीजिए कि उसका जीनोटाइप है, जो तमाम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो कैरेक्टर जाहिर हो रहे हैं वो उसका फिनोटाइप है। तो उसका फिनोटाइप भी चेंज हो सकता है, इसका जीनोटाइप तो ऑब्वियसली चेंज होगा। तो ये है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा इतना बता दूं मैं आपको कि बैक्टीरिया के अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है, हैप्लॉइड अरेंजमेंट पाई जाती है डीएनए की। यूकैरियोट्स में और ख़ास तौर पर एनिमल्स के अंदर ये डिप्लॉइड अरेंजमेंट पाई जाती है। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का जो फिनोमेना है, ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया था। इसमें दो टाइप के बैक्टीरिया थे, एक विरुलेंट टाइप का बैक्टीरिया और एक नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया। माइस को दोनों इंजेक्ट किए गए, तो सबसे पहले जिसको दिया गया नॉन विरुलेंट टाइप का बैक्टीरिया, वो ज़िंदा रहे, और जिसको विरुलेंट बैक्टीरिया दिए गए मर गए। इस पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो मर गए, और इन्फेक्शन हुआ और मर गए। और उसके बाद जो इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया था, यानी विरुलेंट बैक्टीरिया, उसको हीट किल करके उसकी एक वैक्सीन तैयार की गई। तो उस वैक्सीन को जब दूसरे बैक्टीरिया को लगाया गया, तो वो सब के सब ज़िंदा रहे, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, और लेकिन उनमें से एक बैक्टीरिया को इन्फेक्शन हुआ और वो मर गया। अब हीट किल बैक्टीरिया से किस तरह से इन्फेक्शन हो सकता है? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। और वही इन्फेक्शन हुआ जो कि नमूनिया का इन्फेक्शन, जिस इन्फेक्शन का हीट किल बैक्टीरिया लगाया गया था। तो जब बाद में इसको
मज़ीद ऑब्ज़र्व किया गया तो पता चला कि इसकी तहकीक की गई तो जिस माइस की डेथ हुई थी ये हीट किल बैक्टीरिया लगाने से, जो कि विरुलेंट था, यानी वैक्सीन लगाने से जो बैक्टीरिया मरा उस बैक्टीरिया के अंदर पहले से नॉन विरुलेंट टाइप का जो बैक्टीरिया था उसको हमने इंजेक्ट किया हुआ था। उसकी बॉडी के अंदर नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया पहले से मौजूद था, तो जब उसके पास विरुलेंट बैक्टीरिया के पोर्शंस आए बॉडी के, क्योंकि हीट किल थे लेकिन पोर्शंस तो थे ना बॉडी के, तो वो जब पोर्शन आए तो उसने उन पोर्शंस को रिसीव किया और अपने आप को चेंज कर लिया। तो ये चेंज है, ये कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है बैक्टीरिया की। यहाँ पर ये वाला टॉपिक क्लोज हो गया। अब कुछ रीडिंग टॉपिक्स हैं इस बुक से, मैं आपको बता देता हूँ। नॉस्टॉक वाला जो टॉपिक है और साइनोबैक्टीरिया का जो टॉपिक है ये आपका टोटली रीडिंग टॉपिक है। ये रहा लास्ट टॉपिक है इस बुक का, ये रहा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी इसी किंगडम के अंडर में आता है, साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। और इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बहुत आसान सी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये भी आपका आज के लेक्चर का रीडिंग टॉपिक है, इसको आप पढ़ें, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कोई इसके अंदर साइंटिफिक बात नहीं है, ऐसी बात नहीं जो कि समझने वाली हो। अगली बात है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहला ये कि जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है बेसिकली, वरना बैक्टीरिया को वैसे हम कंट्रोल ना कर सकते हैं और ना करना चाहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं। ये सिर्फ उन बैक्टीरिया का कंट्रोल बताया गया है जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो मीन है या पहला पॉइंट है वो ये है कि जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसकी ट्रीटमेंट करो। उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के थ्रू, और जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे और इस तरह से बैक्टीरिया कंट्रोल हो जाएंगे। जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करो और वो ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क थ्रू इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के अंदर जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज कर रहा होता है या तो वही बैक्टीरिया लाइव फॉर्म में होता है या वो डेड फॉर्म में होता है, और इस तरह से बॉडी के अंदर एक वैक्सीन डेवलप हो जाती है, एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इस वैक्सीनेशन के थ्रू। इसको कहा जाता है इम्यूनाइजेशन, दोनों कहा जाता है, वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। वैक्सीनेशन एक इम्यूनाइजेशन का ही प्रोसेस है जिसके थ्रू इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज़ आपकी समझ नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी, प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलेटिक कहते हैं एहतियाती तदाबीर के तौर पर। तो अभी बीमारी हुई नहीं है किसी को, लेकिन उसको हम पहले से कोई ड्रग दे रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं, तो ये कहलाता है प्रोफाइलेटिक मेजर। इसी तरह से जैसे अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसको बार बार कहा जा रहा है कि आप आइसोलेशन में रहें, सेल्फ़ आइसोलेशन में रहें, और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, साबुन से अपने हाथ धोते रहें बार बार पानी से और साबुन से, और लोगों से दूर रहें, मास्क लगाएं। तो ये सब क्या है, प्रोफाइलेटिक मेजर्स हैं, मतलब कि एहतियाती तदाबीर हैं। अभी कोई वायरस हुआ नहीं, कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन हम पहले से ही मेजर्स ले रहे हैं। तो वैक्सीनेशन भी एक ऐसा मेजर है जो कि प्रोफाइलेटिक मेजर है। अभी बैक्टीरिया हुआ नहीं, अभी कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी तरह से। तो ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि वैक्सीन दी जाती है। तो वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस है प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट कहलाता है। आगे है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन। जो भी बैक्टीरिया है उसका लाइफ साइकिल है, अगर वो किसी और होस्ट के ज़रिए से आ रहा है, जैसे मॉस्किटो के ज़रिए से प्लाज्मोडियम खैर बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन इसकी एग्जांपल दी जा सकती है कि प्लाज्मोडियम के ज़रिए से प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आधा मॉस्किटो के अंदर है और आधा ह्यूमन बॉडी के अंदर है। तो अगर हम उसका जो लाइफ साइकिल है आधा जो कि मॉस्किटो के अंदर है वो रोक दें, तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ ही नहीं सकेगा। इस वजह से वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा, अपना लाइफ साइकिल बढ़ा नहीं सकेगा। तो इन्फेक्शन जो होता है वो नंबर के बढ़ने से होता है। जब नंबर नहीं बढ़ेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा तो डिजीज़ भी कॉज नहीं होगी। तो इस तरह से बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट ये है कि जब भी कभी ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ या किसी भी इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाएँ,
तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन के थ्रू इन पर काबू पाया जाए। जिन लोगों को ये डिज़ीज़ हो जाती है उनको आइसोलेशन में रखा जाए, हेल्दी पीपल से अलग रखा जाए। इस तरह से जो है वो जो सेहतमंद लोग हैं उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी बैक्टीरिया का या इन्फेक्शन के कंट्रोल में बहुत हेल्प करती है। फिर यह है कि हम आइडेंटिफाई करें कि इन्फेक्शन जो हो रहा है वाकई वही इन्फेक्शन है टेस्ट के थ्रू, और इसके जो होस्ट हैं, जो दूसरे होस्ट हैं, अभी जैसे मॉस्किटो की बात हुई, और भी बहुत सारे होस्ट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो टिक्स के थ्रू, मतलब जो चीचड़ होते हैं, चीचड़ यानी जूं जो होती है, जूं चीचड़ की एक टाइप है, टिक की एक टाइप है। तो अगर इनके ज़रिए से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कॉन्गो वायरल इन्फेक्शन की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इसको समझना थोड़ा आसान है। कॉन्गो वायरस कुर्बानी के जानवरों के ऊपर जो चीचड़ मौजूद होते हैं, उनके ऊपर जो टिक्स मौजूद होती हैं, वो अगर ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट करते हैं तो एक जानलेवा वायरस होता है जिसको कहा जाता है कॉन्गो वायरस। तो अगर इसका जो टिक्स हैं इनको हम कंट्रोल कर रहे हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, अगर एनिमल्स की जो वैक्सीनेशन है उनकी हम कर लें और उसके थ्रू हम टिक्स को कंट्रोल कर लें और हाइजीन को मेंटेन कर लें, तो बैक्टीरिया फैलेगा ही नहीं, वायरस फैलेगा ही नहीं। इस तरह से हम बैक्टीरिया के होस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर यह है कि हेल्थ अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। फिर आगे आप देखिए, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया के फैलने की जो चीज़ें हैं, जैसे सैनिटाइज़र का यूज़ करना और खाने से पहले हाथ धोना, ये सारी चीज़ें जो भी मेजरमेंट्स हैं ये भी इसके अंदर शामिल हैं। तो बैक्टीरिया का कंट्रोल है। कुछ पॉइंट्स थे जो कंफ्यूजिंग हो सकते थे, जैसे प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट वाला और ये लाइफ साइकिल की डिस्ट्रप्शन वाला, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। बाकी इसमें बहुत आसान सा चैप्टर है, इब्तदाई चैप्टर है, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर में से भी फर्स्ट ईयर के स्टार्ट के जो चैप्टर हैं तकरीबन 8 चैप्टर हैं वो बहुत आसान हैं। उसके बाद थोड़े से मुश्किल चैप्टर आते हैं जिसमें फिजियोलॉजी डिस्कस होना स्टार्ट हो जाती है, और सेकंड ईयर फिर थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के मुकाबले में थोड़ा सा उसका लेवल ज़्यादा है। तो आपको रीडिंग के भी टॉपिक्स बता दिए हैं, समझाने का जो था वो समझा दिया है। उम्मीद है आप जो बताया गया है उसको पढ़ेंगे, और किताब को आप लाजमी पढ़िए। जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं इसमें आपके लिए बुक से कंसल्ट करना लाजमी है। बुक से आप कंसल्ट करेंगे वीडियो देखने के बाद, तो आपको जो है समझने में इसकी बहुत आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अभी तक के नहीं पढ़े होते बच्चों ने। जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर, क्योंकि सेकंड ईयर तो भैया आप लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम्स के लिए इसकी तैयारी भी नहीं की होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। तो फर्स्ट ईयर की भी जब एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही होती है या सेकंड ईयर की हो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए जाते हैं और बाकी जो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब एप्टीट्यूड की बारी आती है तो एप्टीट्यूड में इस तरह की कोई बात नहीं होती कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नॉन इम्पॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो भी उसमें से MCQs बन रहे होते हैं, और MCQs कैसे बनते हैं वो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बता रहा होता हूँ कि बेटा इसका इस तरह से MCQs बन सकता है, इसका इस तरह से MCQs बन सकता है। एक कॉन्सेप्ट से 6-6, 7-7 MCQs बन रहे होते हैं। तो एक चैप्टर से जो है ना 100 से ज़्यादा MCQs बन सकते हैं। तो आपने उसी लिहाज से तैयारी करनी है जिस लिहाज से आपको एग्ज़ाम देना है।